हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। बड़ी जल्दी इतवार भी लौट आया और बड़ी जल्दी जंग भी लौट आई और जंग दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन वो इस दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं है बल्कि ईरान और इसराइल की जंग है। और पिछले तकरीबन 4 दिन से हम देख रहे हैं इस जंगी आसार को, और सही मानों में अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन मार्केट के ऊपर इस जंग की वजह से ही कह लीजिए, क्योंकि पैनिक कर जाते हैं लोग, और उसकी वजह से हमने देखा कि हालात अजरा कि मार्केट का जो ब्रेकआउट है उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक टॉप लगाया ऑलमोस्ट 1,26,700 का, 1,27,000 का, और उसके बाद फिर नीचे आके 1,22,140 पे। और पिछले दिन भी मार्केट 2,000 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई है। इंट्राडे में तो 2,500 पॉइंट खुली ही नीचे थी, बड़ी स्पीड से नीचे खुली, फिर ऊपर आई, फिर उसके बाद सस्टेन करती रही मार्केट। इंशाल्लाह चार्ट पे चल के मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा। तो ये सूरत हाल रही जहाँ पे खास तौर पर कमर्शियल बैंक सेक्टर जो मार्केट को मजबूत किए हुए था, वो ही जरा ज्यादा नेगेटिव साइड पे रहा। और बड़े स्टॉक्स जो हैं जिसमें एंग्रो एच, लकी, एफएफसी, बैंक अल हबीब, सिस्टम्स लिमिटेड, पीपीएल, माड़ी वगैरह, ये नेगेटिव साइड पे ज्यादा रहे और इंडेक्स जो है वो इनकी वजह से नीचे रहा। कमर्शियल बैंक्स आप देख सकते हैं 421 पॉइंट तो कमर्शियल बैंक्स के, इसके अलावा सीमेंट जो उससे पिछले दिन कैप लगा था तो 300 पॉइंट करीबन सीमेंट ने जो है वो लूज किए हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल रही। अब खास तौर पे जंग को लेकर जो लोगों के जहन में एक एक कंसर्न है कि अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो देखें, जंग तो फिलहाल ऐसा नजर आता है जो सोशल मीडिया पे और जो ट्विटर पे अभी तक हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ उस चीज को, तो उस पर नजर ऐसा आता है कि शायद ये कुछ हफ्तों तक चले। इस तरह के एक आसार और इस तरह की एक झलक बनती हुई सी नजर आ रही है। ईरान ने भी अच्छा खासा जो है वो अपनी तरफ से रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, तो वो एक चीज हमें सामने नजर आ रही है। और उसका भी हालात आप देख सकते हैं कि ईरान ने जब मारा है तो नेतन्याहू कहता है कि भाई ईरान को वेरी हैवी प्राइस, मतलब बहुत एक जो है वो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे जो सिविलियंस मारे गए हैं उसके अंदर। और ईरान में भी काफी लोग जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं, तो ये जंग दोनों तरफा जारी हो चुकी है और रिटेलिएशन भी अच्छी खासी चल रही है। अब सोशल मीडिया पे भी कुछ बातें सुनी मैंने, इसके अलावा लोगों के जहनों में भी शायद ये है कि यार ये जंग पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बाजार गर्म रहता है कि भाई पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम जारी किया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी फेक न्यूज़ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या पाकिस्तान तक जंग आ जाएगी, ये बात चल रही है, कभी पाकिस्तान में जंग आ जाएगी और इंडिया पाकिस्तान वाली जंग जो है वो इसकी वजह से दोबारा शुरू हो जाएगी। तो उस पर मेरा क्या ओपिनियन है, मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी राय रखूं, तो उसके अंदर सीधी सीधी बात यह है कि जंग पाकिस्तान लाजमी आएगी। लेकिन ये जंग दूसरे तरीके से पाकिस्तान आएगी। जंग उस तरह नहीं आएगी कि भाई दोबारा जो है वो मिसाइल दागने शुरू हो जाएंगे, दोबारा आईएसपीआर जो आके वो मीटिंग करना शुरू कर देंगे और प्रेस ब्रीफिंग होगी और सारी चीजें दोबारा सायरन, नहीं, जंगी हालात वापस नहीं आएंगे। जंग वाया माशी रास्ते के पाकिस्तान आएगी, क्योंकि जब जंग शुरू हो चुकी है वहां पे, तो पिछले 4 दिन के अंदर हम देख चुके हैं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का हाल, खास तौर पे जो क्रूड ऑयल है उसका हाल हम देख चुके हैं, $72 से ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए माशी तौर पे अच्छा नहीं होगा। जंग आएगी वो माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान में आ सकती है, लेकिन अभी महीना ही नहीं हुआ, मतलब अभी हमने 10 मई को ही जो इंडिया को चारों खाने चित किया और एक ही दिन के अंदर, बल्कि कुछ कुछ चंद घंटों के अंदर ही उसकी तबीयत हरी कर दी। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरी दुनिया को, अमेरिका से लेके सऊदीया तक और सऊदीया से लेके मुस्लिम ममालिक तक और फिर चाइना तक, सब लोगों को बता दिया, तमाम कंट्रीज को बता दिया कि व्हाट इज पाकिस्तान एंड व्हाट इज पाकिस्तान आर्मी, व्हाट वी कैन डू, व्हाट अ न्यूक्लियर नेशन कैन डू, ये हम बता चुके हैं सही साफ सुथरे अल्फाजों में। तो अगर इतनी इतनी करीब की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई भूल सकता है। तो अगर वो लोग जो कह रहे हैं कि जंग पाकिस्तान आएगी, तो मैं समझता हूँ शायद उनको दोबारा सोचना चाहिए और आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जंग पाकिस्तान नहीं आएगी। हाँ, वाया माशी रास्ते बिल्कुल पाकिस्तान आ सकती है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस $72 से ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता रहा तो वो अप ट्रेंड में आ जाएगा, जो कल दंगल में भी आपको दिखाया था, तो वो अप ट्रेंड में आ जाएगा एक अरसे के बाद, और उसके बाद फिर वो 78 और फिर $80, तो वो पाकिस्तानी मैशत के लिए, खासतौर पर जो अभी हमने बजट के अंदर जो टैक्सेस के मेजर्स रखे हैं और जितने हमारे टारगेट्स रखे हैं वो सब मिस होते हुए से हमें नजर आएंगे। तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए जो है वो बेहतर नहीं हो सकेगी। ये एक चीज़ मैंने आपके सामने रख दी, जंग के हालात। अब उसका मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है उसके ऊपर जरा हम आ जाते हैं और मार्केट को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखें, जुमेरात के दिन तो मार्केट ये ऊपर गए और उसके बाद वन साइड नीचे आते रहे। ये है जुमे का दिन, और सिर्फ अभी फिलहाल हम जुमे के दिन पर नजर डाल के रखते हैं। जुमे के दिन की जो पोजीशन है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जुमे के दिन हालात हाजरा हुए हैं, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो ये आपको डाउन ट्रेंड नजर आता है और यहाँ से हमें अप ट्रेंड भी नजर आता है। मार्केट ज़ाहिर है खुली ड्रॉप आया, उसके बाद वापस ऊपर आया और यहाँ पे मार्केट बंद हुई, और उसके बाद फिर नीचे और उसके बाद फिर नीचे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से इस बॉटम को मिलाएंगे तो ये एक अप ट्रेंड हमें नजर आता है। लेकिन जो प्रिसाइज पिक्चर नजर आ रही है वो डाउन ट्रेंड की ज्यादा नजर आती है, क्योंकि एक हाई है, उसके बाद लो है, फिर लोअर हाई है, फिर लोअर लो है, फिर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे लोअर हाई लग के अगर लो लो बन गया तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन की तरफ चले आएगा। लेकिन चूंकि मार्केट बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अप ट्रेंड के चैनल के करीब करीब, और अगर आखिरी कैंडल गिने हम, क्लोजिंग को एडजस्टेड को ना गिने, तो बिल्कुल उसके अंदर अंदर बंद हुई है, तो एक उम्मीद तो यहाँ पे बाकी है।
टेक्निकली मार्केट ने बड़ा दुरुस्त परफॉर्म किया है, और मार्केट अपने जो मेन लेवल है जो कि डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता रहता हूँ, इंशाल्लाह वो दिखाता भी हूं अभी, तो उसको बेसिकली रीटेस्ट करने आई है, जो कि जुमेरात वाले दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली उसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। अंटिल मार्केट 1,20,300 से ट्रेड कंटिन्यूसली ना ट्रेड कराना शुरू करे, तब तक हम समझेंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ हुआ है और मार्केट ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग के अंदर है। लेकिन अगर 1,20,300 से अंदर आ जाएगी तो ब्रेकआउट तो चलें ठीक है बात की बात, लेकिन मार्केट मोस्ट प्रोबेबली उस साइडवेज को कंटिन्यू कर सकती है। अब अगले दिन क्या हो सकता है, यानी कि मंडे से क्या हो सकता है, उस पर अगर बात कर लें, तो डेली चार्ट का जो मेरा फॉर्मेट बना हुआ है उसको दिखाने से पहले मैं आपको पहले पिछली जंग, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं शायद, पिछली जंग मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ताकि आप उस तरीके से समझ पाए। देखिए ये जो जंगी हालत है, यहाँ पर मार्केट हमारी कितनी आराम आराम से रुक रुक के स्लो 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 आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई है। अगर आप बात करें जुमेरात के दिन की, तो जुमेरात के दिन मार्केट जो है वो बड़ी स्पीड से नीचे आई और करीबन कोई 10,000 पॉइंट नीचे थी। 7,500 8,000 पॉइंट जी, 8 साढ़े 8 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे थी। और ये हमें हमने एक ही दिन के अंदर गिरावट देखी थी, लेकिन उसके अगले दिन अगर हम देखें तो मार्केट वापस पलट गई थी। क्योंकि मार्केट के अंदर ऑफकोर्स सी बात है, सिर्फ जंग के हालात तो नहीं थे, जंग की वजह से जो ड्रॉप आया था उसके अंदर खास तौर पे जितनी लेवरेज की पोजीशन थी वो भी कटी थी, तो अच्छा खासा माल नीचे की तरफ बिका था, तो वो जो एग्जेजरेशन थी वो जुम्मे के दिन हमने वापस देखी थी, तो मार्केट वापस पलट गई थी। तो अगर हम देखें तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान मतलब कि अपने घर की जंग थी, उसमें बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर गिरावट वाली साइड पे हमने कोई जो है वो स्पीड नहीं देखी, मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल हमने यहाँ पे इस तरह से नहीं देखा। लेकिन जब बड़ी है तो बड़ी देखें आप कितनी स्पीड से, कि 10,000 पॉइंट का गैप, और उसके बाद मार्केट रुकी ही नहीं, और वन साइड ऊपर की तरफ ही मार्केट ने आइलैंड गैप बना के अपने आप को सस्टेन किया, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो जो ही जंग खत्म हुई बड़ी स्पीड से मार्केट वापस आई, क्योंकि तमाम जो बड़ी पिक्चर है, मईशत की जो बड़ी पिक्चर है वो बहुत क्लियर और बिल्कुल प्रिसाइज थी और बिल्कुल साफ सुथरी थी। अभी अगर हम देखें तो अपने घर की जंग नहीं है, बाहर की जंग है। पैनिक करने वाले लोग बिल्कुल पैनिक करेंगे, और उसी पैनिक के अंदर बहुत एक अच्छा आप लोगों के लिए बाइंग का मौका होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जंग माशी रस्तों से पाकिस्तान के अंदर घुस सकती है, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न जाहिर है। हर जगह पे जहां पर आप बड़ी पिक्चर देखते हैं, रिवॉर्ड देखते हैं, तो वहां पर रिस्क तो होता है, लो रिस्क ही सही, लेकिन लो के साथ रिस्क तो लगा रहता है ना, तो रिस्क तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा होता है। उसी रिस्क के अंदर अगर जहां पर ये इस जगह पे जिसने अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, उसको रिवॉर्ड कितना बड़ा मिला, तो यहां पर भी अगर मार्केट नीचे आती है कहीं ना कहीं सस्टेन करती है मोस्ट प्रोबली 1,20,300 पे, 1,20,000 पे, 1,21,000 पे, कहीं भी अगर सस्टेन करती है और साइडवेज का अर्सा पकड़ती है, एक आध दो दिन के भी चलो जंगी हालात हैं, थोड़ा साइडवेज चल रही है, छोटी मोटी मूवमेंट दे रही है, तो वहां पे बाइंग की बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि जंगी हालात के अंदर मार्केट गिरी बड़ी तहमुल से है, लेकिन स्पीड से ऊपर की तरफ गई, और ऊपर का लेवल जो है वो मार्केट ने कंटिन्यू रखा है। ठीक है, तो ये आपको याद दिलाने वाली बात थी। बाकी जो डेली चार्ट्स है हमारे KC 100 के, वो क्या कहते हैं वो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बिल्कुल इस चैनल का टॉप लगाया, जो कि मैं आपको पिछली दफा टारगेट भी दे चुका था लास्ट वीक 1,25,000 का, तो उससे काफी ऊपर गई मार्केट, करीबन 1,500 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद अब जो आई है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चैनल के बॉटम पर, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रीटेस्ट करके, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक आध दो दिन शायद साइडवेज पकड़ ले, जब तक जंगी हालात के अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आती, या फिर आप कह लीजिए कि वो न्यू नॉर्मल नहीं बन जाता, एक सादे अल्फाज में अगर हम कहें रशिया यूक्रेन की तरह। तो ये अगर नहीं होता तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली एक आध दो दिन साइडवेज पकड़ेगी। अब ऐसे के अंदर आपको बहुत सारी चीजें अच्छी जो है वो बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, जिससे बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, खासतौर पे वो स्टॉक्स जो जून क्लोजिंग के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिनके रिजल्ट्स पुराने बहुत अच्छे आए हैं, उनके अंदर बिल्कुल काम करना चाहिए। खासतौर पर जो बजट के स्टॉक्स हैं, बजट के जितने सेक्टर्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, रिफाइनरी सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर्स हैं जहां डिप पे मिलेगा, वो बहुत एक अच्छी आप लोग के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर की तरफ की बात करें तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली पहले तो अपना ये गैप फिल करेगी 1,30,300 का, उसको सस्टेन करेगी, और फिर उसके बाद वापस वही 1,26,700 को। तो टेक्निकली मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉप भी लगा लिया मार्केट ने चैनल का, बॉटम लगा लिया, यहाँ से सस्टेन होकर दोबारा टॉप भी लगा सकती है, तो टेक्निकली बहुत परफेक्ट चल रही है। लेकिन चूंकि एक अनसर्टन हालात है, तो अनसर्टन में आप बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने आपको तमाम जावियों से सारी चीजें बताने की कोशिश की है, जो कि मैं समझता हूं कि आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा काम आएगी। पैनिक करने वाले जितने भी लोग हैं, मेरी गुजारिश है, अगर तो आपके पास थर्ड टियर स्टॉक है, और जो गधे जिसको हम कहते हैं, हमारी टीम ने स्टॉकिफाई ने जो नाम रखा है उनका गधा, तो वो अब देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके से आपको नफा देते हैं, या आने वाले दिनों में। मैं समझता हूँ ये जितने भी PSL, ICIBL, FDPL वगैरह जितने भी स्टॉक चल रहे हैं, आपने काम किया है ठीक है, पैसा बचाने के लिए बिल्कुल ठीक है, काम करने वाली चीज है, आपका मकसद पैसा बचाना था। पैसा बच रहा हो, जहां खुशी से बिक रहा हो, खुशी से बेच के निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद अगर ये रुके और नीचे गए, तो मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद फिर आपकी बारी आएगी, तो एक अरसे तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। तो जहां नफे में अच्छी चीज बिक रही हो, बेच के निकल जाए, हो सकता है दोबारा बाइंग का मौका ऊपर ही देगा ना, लेकिन अगर वो नफा धुल गया तो फिर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। कुछ खबरें हैं वो जरा देख लेते हैं। तो PM साहब ने कहा है कि भाई EV पॉलिसी को जल्द से जल्द फाइनल कर लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ पॉलिसी तो बड़ी आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत कह लीजिए कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी रहती है, कभी कभार चेंजेस भी हो जाते हैं, जिस तरह अभी वो सेल्स टैक्स वगैरह या फिर हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर जो बढ़ा दिया गया। तो खैर ये हम देखते हैं कि अर्ली EV पॉलिसी आ जाती है, तो इससे काफी ज्यादा इंपैक्ट इंशाल्लाह ताला पड़ेगा। इसके अलावा एक और पॉलिसी, या कह लीजिए कि ये अगर, हाँ जी,
ये जो रिफाइनरी को लेकर बात आई है, आईएमएफ रिजेक्ट्स पाकिस्तान रिफाइनरी अपग्रेड प्रपोजल हॉल्टिंग $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान। आईएमएफ ने रिफ्यूज कर दिया है गवर्नमेंट का जो प्लान था सेल्स टैक्स कम करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और इन रिफाइनरीज को जो है वो पैसा देने का और फिर उसके बाद अपग्रेड की तरफ जाने का। तो वो आईएमएफ ने मना कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि डिस्पाइट द सेटबैक सम रिफाइनरीज आर इन टॉक्स विद लेंडर्स। तो इस तरह की जितनी खबरें हैं, जंग से रिलेटेड जितनी खबरें हैं, वो आपके लिए मार्केट जब नीचे आएगी या स्टॉक जब नीचे आएगा तो बहुत एक अच्छी बाइंग ऑन डिप का बहाना बनेगी, अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसके अलावा स्टेट बैंक की कल जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इंशाल्लाह उसमें नजर ऐसा आता है कि 11% का जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। इसके अलावा ये एक बात आई थी जिस पर मैं समझ सकता हूँ कि जिस पर मैं कह रहा हूँ कि एक आध दो दिन मार्केट शायद साइडवेज पकड़े और फिर उसके बाद दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव खत्म और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तेफाक। अच्छा, अब ये जो इत्तेफाक हुआ है ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका और सऊदीया के दरमियान हुआ है। ठीक है, अमेरिका और सऊदीया ने कहा है, दोनों में इत्तेफाक हुआ है कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, तुम इसराइल को समझाओ, मैं ईरान को समझाता हूं। तो अगर इस तरह की बातें आ गई और कुछ ममालिक आपस में पड़े और बीच में पड़ के जो है उन्होंने सीज फायर कराया, तो इंशाल्लाह ताला शार्प रिकवरी, याद है आपको, मैं अभी बता चुका हूं, शार्प रिकवरी की तरफ इंशाल्लाह ताला मार्केट बढ़ेगी। आज के स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। तो आज का पहला स्टॉक है हमारे पास जी सर्ड पाकिस्तान। और सर्ड पाकिस्तान के अंदर पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये जो इसका डाउन ट्रेंड था, ये इसने डाउन ट्रेंड तोड़ा है और उसके बाद बिल्कुल एक बहुत अच्छे ये सपोर्ट एरिया था इसका, इस सपोर्ट पे आया जहाँ पे ये जंग के बाद वापस आया, तो यहीं पे रेजिस्ट कर रहा था और उसके बाद ऊपर गया, तो इसने अपना डाउन ट्रेंड भी तोड़ा और यहाँ पे सस्टेन करते 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 कह सकते हैं कि साइडवेज बना के दोबारा ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आया। इसके पास सिर्फ मार्केट की तरफ से, मतलब कि इसके अंदर वॉल्यूम्स की सिर्फ जो है वो एक कमी नजर आ रही है, वरना तो ये बड़ी स्पीड से ऊपर जाएगा। फिलहाल मैं समझता हूँ ये 88 रुपए से लेकर 93 रुपए तक 5 रुपए का बैंड है, जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते ये कि आप बिल्कुल तगड़ा स्टॉप लॉस लगा के काम करें। याद रखिएगा, जितने भी पैनिक वाली सिचुएशन होती है उसके अंदर खास तौर पे जो स्विंग ट्रेडर हजरात होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको किसी किस्म के स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती। वो होल्डिंग की पोजीशन पे चले जाए, जितने अच्छे स्टॉक्स हैं आपके अपने पैसे के लिए हुए हैं उनको होल्ड करें। लेकिन जितने ट्रेडर हजरात हैं जो कि डे ट्रेडिंग या बीटीएसटी करते हैं, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना होता है, कि पता चला जंग को लेकर कोई बड़ी खबर आई और आपका ये स्टॉप लॉस आपने नहीं हिट किया और बड़ी स्पीड से नीचे आके लोअर लॉक लग गया, तो आपका तो अच्छा खासा जो कैपिटल है वो धुल जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ काम करना डे ट्रेडिंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर तरह की मार्केट में। तो ये 88 रुपए के नीचे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप 93 रुपए के टारगेट के दरमियान बहुत एक अच्छी बैंड के दरमियान ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जिस दिन 93 रुपए से ऊपर सस्टेन कर गया और वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर गया, तो 97 और 100 तक के टारगेट के लिए इसको कंटिन्यू किया जा सकेगा। अगर आप 88 का स्टॉप लॉस लगा के कहते हैं कि भाई मैं काम करूँ और 88 तोड़ के नीचे चले गया, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 84 तक देखने का मौका इसके अंदर मिलेगा, तो 4 रुपए फिर मजीद नीचे की तरफ गुंजाइश आपको मिल सकती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करना है, ट्रेडिंग अच्छी मिल सकती है आपको विद इन द रेंज। इसके अलावा जी अगला स्टॉक है हमारे पास एफसीईपीएल, और एफसीपीएल को आप देख सकते हैं ये 57-60 रुपए पे, जहाँ पे ये गिरने के बाद वापस उठना शुरू हुआ था ये डबल बॉटम बना के, तो यहीं से हमने इसका एक चैनल बनाया और बिल्कुल चैनल के बॉटम पे लगा के टॉप टॉप और फिर उसके बाद बॉटम लगा के और फिर यहाँ पे लग के इसने टॉप लगाया बिल्कुल एग्जैक्ट, और उसके बाद जो है वो अब बॉटम के तरीके भी आ गया है। साथ ही 92 रुपए का एक वो एरिया है जिसको एक दफा दो दफा तीन दफा जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया था, फिर चौथी दफा क्रॉस करने के बाद इसने 115 रुपए का हाई बनाया था, 113-14 रुपए का, तो उसके बाद अब वह वापस उसी रेट पे आया है। मैं समझता हूँ 90 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 91 से 93, 93 से 91, इस 2 रुपए की रेंज में इसमें बाइंग करनी चाहिए। 90 रुपीज से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, जहां पर आपका जो पहला टारगेट हो सकता है इसके अंदर वो ये 97 का टारगेट है इसके अंदर, यहाँ पर जी ये 96, 50, 97 ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। और उसके बाद अगर ये मजीद आगे बढ़ता है तो जो दूसरा टारगेट है आपका इसके अंदर वो 100 रुपए, 100 रुपए, 1 रुपए, 101 रुपए, मतलब ये आप इसके अंदर टारगेट लेके चल सकते हैं। तो 2 रुपए की बाइंग रेंज है, छोटा सा 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऊपर टारगेट की जगह जो है वो करीबन हमें 5-7 रुपए की बच जाती है, तो ये एक अच्छी ट्रेड आपके लिए हो सकती है। याद रखिएगा, मार्केट अगर नीचे आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को होल्ड करके रखें, अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखें। ट्रेडिंग अगर आपने की है, डे ट्रेडिंग अगर आपने की है खासतौर पे, तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल आपके ऊपर वाजिब है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे जंगी हालात हो, एक्सीडेंटल हालात हो या नॉर्मल तरीके से मार्केट चल रही हो। बाकी गाइडेंस आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपकी गाइडेंस के लिए हाजिर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम नंबर मिल जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।